और ब्रश करने का जो सही तरीका होता है, तो हमें जो पीछे के दांत हैं उनमें 3-3 दांतों का हमें सेक्शन लेना है और उसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ब्रश करेंगे। फिर पीछे के दांतों को भी क्लीन करना है। तो पीछे के दांतों में हम नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ हमारा सारा जो भी डिपोजिशन है उसको निकालेंगे और ऊपर के दांतों में नीचे की तरफ सारा डिपोजिशन निकालेंगे। आपका बच्चा 5 साल से छोटी उम्र का है तो एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट वो सफिशिएंट है, और छोटे बच्चों के टूथपेस्ट अलग आते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस दांत को बचाने का। जो नेचुरल टूथ होता है उसको जब तक हम बचा सकते हैं उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। आरसीटी उसी का पार्ट है। मैं पर्सनली बताऊं तो अलाइनर्स ज़्यादा बेटर हैं ब्रेसेस के मुकाबले, क्योंकि वो पेनफुल नहीं होते हैं और ट्रीटमेंट में मतलब बहुत स्मूथ ट्रीटमेंट चलता है अगर पेशेंट थोड़ा सा डॉक्टर को फॉलो कर ले तो। ठीक है मैम, लेट्स विजिट एंड टॉक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ प्रिंस बिडलान, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज मैं जहाँ पे आपको लेके जाने वाला हूँ वो बहुत ही अलग है। अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाई है उन सबसे हटके है। गाइज़ आज मैं आपको लेके आ गया हूँ एक डेंटल क्लिनिक पे जिसका नाम है डॉक्टर नेहाज डेंटल क्लिनिक। आप पीछे देख सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में ख़ास क्या है, आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर नेहा जो कि एक बहुत ही अच्छी डेंटिस्ट है, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मैं उनसे पूछूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। तो जिनकी शादी है वो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखें, आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी होंगे। ठीक है, तो गाइज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, एंड गाइज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, एंड गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना अभी। ओके, तो गाइज़ चलिए विजिट करते हैं डॉक्टर नेहाज डेंटल क्लिनिक को। ठीक है, तो गाइस इस वक्त हमारे साथ है नेहा मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। ठीक है, तो मैम थोड़ा सा मैम अपने बारे में प्लीज़ बता दीजिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर नेहा यादव, आई एम डेंटल एंड कॉस्मेटिक सर्जन, और मेरा क्लिनिक है बी ब्लॉक मार्केट प्रशांत विहार, सीआरपीएफ स्कूल के बिल्कुल सामने। ठीक है मैम, अगर मैम आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो, मेरे किसी व्यूवर को, तो मैम आपसे कैसे कांटेक्ट करें? गूगल पे भी हमारे क्लिनिक का लोकेशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और अगर आपको आपके सब्सक्राइबर्स को अगर पता करना होगा तो हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मैम मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं मैम जो मेरे को आपसे पूछने हैं फॉर माय व्यूअर्स। मैम जैसे कि आपको पता है सर्दियों का टाइम आ गया है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे टीथ एंड गम्स को अफेक्ट करती है, एंड अगर करती है तो उनको कैसे मैम हम प्रिवेंट कर सकते हैं? सर्दियों में एक्चुअली क्या है, जैसे ही हमारा मौसम चेंज होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत हार्ड ब्रश करते हैं। तो गर्मियों में तो उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, बट जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो उनको ठंडा गर्म पानी दांतों में लगना शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी होने लग जाती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जो इनेमल लेयर होता है दांत के, जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ऊपर, वो हल्की हल्की हट जाती है ज़्यादा ब्रश हार्ड करने की वजह से। तो उनको बहुत शार्प पेन होता है जब वो ठंडा गर्म पानी पीते हैं। दूसरा, जिन लोगों के दांतों में बहुत इनिशियल कैविटीज़ हैं,
केरीज लगना शुरू हो गए, उन लोगों को भी बहुत शार्प पेन होता है एकदम से, अगर वो ठंडा पानी पी लेते हैं या बहुत गर्म पानी पी लेते हैं तो उनको भी लगता है। इसको हम प्रिवेंट यही कर सकते हैं कि एवरी कुछ दिन बाद हमें अपना खुद भी रेगुलर एक बार चेकअप करना चाहिए, कि देखना चाहिए कहीं कोई दांत में कोई कीड़ा तो नहीं लगना शुरू हो गया है। और एक बार अपने डेंटिस्ट को भी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो डेंटिस्ट को विजिट करो। और बहुत हार्ड ब्रशिंग भी लोगों को बंद कर देनी चाहिए। और अगर जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाए तो ना ज़्यादा ठंडा पानी पियो, ना ज़्यादा गर्म पानी पियो, ल्यूक वार्म वाटर पे आप आ जाओ तो आपको सेंसिटिविटी लगना कम हो जाएगा। ठीक है मैम। सो मैम सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है आपके लिए। आपको जैसे कि पता है शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैम जिनकी शादी होने वाली है ऐसे कौन से डेंटल ट्रीटमेंट्स है जो उनको प्रेफर करने चाहिए? ठीक है, जो ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, डेंटल ट्रीटमेंट में जो बेसिक हाइजीन ट्रीटमेंट है वो है डेंटल क्लीनिंग। वो एवरीबडी सबको ही करानी चाहिए वो, पर अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको ज़रूर करानी चाहिए। उससे क्या है कि आपके दांतों की सफाई हो जाएगी। इसके अलावा जो डेंटल ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं ब्राइड ग्रूम, वो ये है कि अगर आपके दांत बहुत पीले हैं सामने के दांत, तो आप ब्लीच करा सकते हैं, उससे आपके दांत बहुत वाइट दिखेंगे और एस्थेटिकली वो अच्छा दिखता है दिखने में। या आपके दांतों में अगर गैप है तो आप विनियर्स भी करा सकते हो, स्माइल डिज़ाइनिंग करा सकते हो। ये सब बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे कि आपका एस्थेटिकली भी आप सुंदर भी दिखोगे और आपका जो डेंटल हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगा। ओके मैम। सो मैम थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई डेंटल इशू नहीं है, उसको महीने में एक डेंटल क्लिनिक को कितना विजिट करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई डेंटल इशू है नहीं, मतलब आप नॉर्मल फील कर रहे हो, तो एवरी 6 मंथ आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को मिल ही लेना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो हम कितने भी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं फिर भी कुछ प्लाक, कैलकुलस, पीलापन हमारे दांतों के पीछे के हिस्से में डिपॉजिट हो जाता है। तो उसको एवरी 6 मंथ हमें क्लीनिंग करा ही लेना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे गम्स जो रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे। और दूसरा क्या है कि जब भी कोई कैविटी इनिशियली स्टार्ट होती है तो पेशेंट को कभी पेन नहीं होगा उसमें। जब कैविटी बहुत डीप चली जाएगी, नर्व्स के पास चली जाएगी, तो सेंसिटिविटी और पेन होना शुरू होता है। उसमें आपका दांत बहुत हद तक खराब हो चुका होता है तो हमें उसको आरसीटी करना पड़ता है। तो इससे पहले ही अगर आप अपने डेंटिस्ट को मिल लेंगे तो हम जो इनिशियल कैविटी लगी है उसको उसी टाइम पे क्लीन करके फिल कर देंगे, जिससे आपका दांत ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो एवरी 6 मंथ कोई भी हो, किड्स हों, अगर आप मिडिल एज में हैं तो हो, या आप ओल्ड एज में हैं तो एवरीबडी, सबको ही एवरी 6 मंथ एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना ही करना चाहिए। ओके मैम। ओके, तो मैम फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास ये है आपके लिए कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है मैम? ब्रश करने का सही तरीका ये है कि आपको पहले तो 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। 60 to 90 सेकेंड के अंदर आपका ब्रशिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। कई लोग 5-5, 6-6 मिनट तक ब्रश करते हैं। उससे क्या है कि आप एट्रीजन कर लोगे अपने दांतों में, कि वो एट्रीजन इरोजन हो जाएगा, मतलब दांत घिस दोगे आप, अपने इनेमल लेयर जो है वो घिसने लग जाएगी। तो वो तरीका सही नहीं है। और ब्रश करने का जो सही तरीका होता है, तो हमें जो पीछे के दांत हैं उनमें 3-3 दांतों का हमें सेक्शन लेना है और उसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ब्रश करेंगे 3-3 दांतों के सेक्शन पे। पहले हम ऊपर के दांतों के सेक्शन लेंगे, 3 दांत जैसे ये हो गए तो इन पे हमारा ब्रश पूरा आ जाएगा, तो सर्कुलर मोशन पे। फिर आगे के 3 दांतों में सर्कुलर मोशन पे। और जो हमारे सामने के दांत होते हैं उसमें हमें ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ और नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ ऐसे ब्रश करना है सामने के दांतों पे, ठीक है। और सामने के दांतों को ब्रश करने के साथ साथ हमें पीछे के दांतों को भी क्लीन करना है। तो पीछे के दांतों में हम नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ हमारा सारा जो भी डिपोजिशन है उसको निकालेंगे और ऊपर के दांतों में नीचे की तरफ सारा डिपोजिशन निकालेंगे। और सेम उसके बाद हमें ओक्लूजल सरफेस पर सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैविटी इसी सरफेस पे लगती हैं, क्योंकि ये दांत खाना चबाने में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो हम ब्रश में बहुत लोग बहुत सारा टूथपेस्ट ले लेते हैं, तो वो भी ठीक तरीका नहीं है। बहुत सारा टूथपेस्ट यूज़ करना भी गलत है। अगर आप बच्चे हैं,
आपका बच्चा 5 साल से छोटी उम्र का है तो एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट वो सफिशिएंट है, और छोटे बच्चों के टूथपेस्ट अलग आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप अडल्ट हैं और या आप ओल्ड एज में हैं तो आपको ब्रश के ऊपर का जो हिस्सा है सिर्फ आपका जो पेस्ट है वो इसी हिस्से पे लगे, इतना ही लेना है टूथपेस्ट। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर भर के टूथपेस्ट नहीं लगाना है। हमें 2 बार ही ब्रश करना ही करना चाहिए सबको। कि रात को जो लोग ब्रशिंग स्किप करते हैं उनको तो मैं बोलना यही चाहूँगी कि अपना रात को ब्रशिंग ज़रूर करो, क्योंकि क्या होता है जो भी हमारे मुंह में खाना चिपका होता है पूरी रात रहेगा हमारे मुंह के अंदर। रात को सलाइवेशन भी कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रात को ब्रश करके अगर हम सोएंगे तो रात को बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी मुंह के अंदर, तो कैविटीज़ कम लगेंगी और मुंह में जो स्मेल होती है, हैलिटोसिस का जो प्रॉब्लम होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैम आप ये बताइए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़्यादा ठीक है या टूथ एक्सट्रैक्शन? टूथ एक्सट्रैक्शन लास्ट स्टेज होता है कि मतलब उससे पहले उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उस दांत को बचाने का। जो नेचुरल टूथ होता है उसको जब तक हम बचा सकते हैं उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। आरसीटी उसी का पार्ट है नेचुरल टूथ को बचाने का। जब दांत में बहुत ज़्यादा हद तक कीड़ा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, जो नसें जिनमें इन्फेक्शन फैला हुआ होता है उन नसों को निकाल के उनको ब्लॉक कर देते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, जिससे हमारा जो नेचुरल टूथ है वो स्ट्रेंथ तो वही रहती है टूथ की, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। पर अगर हमने एक्सट्रैक्शन कर दी किसी दांत की तो उसके बाद हमें उसका रिप्लेसमेंट कोई आर्टिफिशियल दांत ही लगाना पड़ेगा, चाहे हम उसमें कैप करें, ब्रिज करें या इम्प्लांट करें, बट आर्टिफिशियल ही करना पड़ेगा। जब तक हम नेचुरल टीथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तब तक हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक्सट्रैक्शन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो मैम टूथ को शेप करने के लिए मतलब उनको ठीक रखने के लिए 2 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, एक होता है क्लियर अलाइनर्स और होता है ब्रेसेस। तो इनमें से आप क्या कहेंगे व्यूअर्स को कि कौन सा प्रेफर करें? ठीक है, ब्रेसेस और क्लियर अलाइनर्स दोनों जो ट्रीटमेंट है दोनों का काम सेम ही है, बट क्या है कि थोड़ा सा तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ब्रेसेस थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा ठीक कॉस्ट में होता है, थोड़ा मिनिमल कॉस्ट साइड में होता है, और जो अलाइनर्स होते हैं वो थोड़ा हायर साइड में होता है उनका जो कॉस्ट होता है। बट इनमें फ़र्क ये भी है कि जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा एस्थेटिकली भी, जैसे कि जो यंग लोग होते हैं उनको थोड़ा लगता है कि ब्रेसेस लगे हुए हैं, थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होता है वो। अलाइनर्स में ऐसा होता है कि वो दिखते नहीं है अलाइनर्स, ऐसा लगेगा कि कुछ लगा नहीं रखा। तो उसमें अलाइनर्स में क्या होता है कि एस्थेटिकली वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। दूसरा क्या होता है, ब्रेसेस में पेशेंट को एवरी मंथ डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, और जो अलाइनर्स होते हैं उसमें अगर 3-4 महीने में भी डॉक्टर को एक बार विजिट कर रहे हो तो भी चल जाएगा। दूसरी तरफ ब्रेसेस में क्या है कि एक पर्टिकुलर फोर्स हर टाइम आपके दांतों पे लग रही है, बट अलाइनर्स में पेशेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि कई पेशेंट्स क्या होते हैं कि जैसे खाना खाते वक्त अलाइनर्स निकाल दिए और उन्होंने वापस वो पहने नहीं, तो फोर्सेस ख़त्म हो गए उस टाइम पे, तो पेशेंट का फॉलो अप रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पेशेंट ने पहने हैं नहीं पहने। अदरवाइज़ अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अलाइनर्स ज़्यादा बेटर हैं ब्रेसेस के मुकाबले, क्योंकि वो पेनफुल नहीं होते हैं और ट्रीटमेंट में मतलब बहुत स्मूथ ट्रीटमेंट चलता है अगर पेशेंट थोड़ा सा डॉक्टर को फॉलो कर ले तो। ठीक है मैम। इम्प्लांट या ब्रिजेस? इम्प्लांट और ब्रिजेस दोनों ही चीज़ें, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल सकती, ना ब्रिज गलत है ना इम्प्लांट गलत है। बस इसमें एक जो मेजर चीज़ है वो हम बोल सकते हैं कि ब्रिज में क्या होगा, जैसे ही हम कोई ब्रिज लगाते हैं, मान लो ये यहाँ पे एक मिसिंग दांत है, दोनों ही रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ होते हैं, इम्प्लांट भी और ब्रिजेस भी। तो अगर हम किसी दांत को ब्रिज करेंगे तो यहाँ पे ये मिसिंग टूथ है, तो हमें साइड के 2 दांतों का सपोर्ट लेना पड़ेगा उसके लिए, और हमें उसकी एक क्राउन कटिंग करनी पड़ेगी। जब क्राउन कटिंग करेंगे तो दांतों का हम कुछ पोर्शन कट कर देते हैं, उसके बाद हम कैप को ऐसे बना देते हैं जिससे मिसिंग जो टूथ का पार्ट है वो कवर हो जाता है। ठीक है, इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम मान लो किसी पेशेंट के दांत सेंसिटिव हैं बट हम उसकी जब क्राउन कटिंग करेंगे तो पेशेंट को ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है उसलिए, तो कई बार हमें आरसीटी करके भी
हमें क्राउन कटिंग करनी होती है दांत को, ताकि उसमें सेंसिटिविटी ना हो। तो ब्रिजेस में सिर्फ यही प्रॉब्लम है। इम्प्लांट में यही फ़ायदा है कि जिस दांत पर जो मिसिंग टूथ है हम सिर्फ उसी पे काम करते हैं, उसके आसपास के दांतों को हम छेड़ते भी नहीं है। बस बोन के अंदर, अगर आपकी बोन अच्छी है तो इम्प्लांट बोन के अंदर डलेगा और उसके ऊपर क्राउन प्लेस हो जाएगा। साइड के दांतों को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसकी वजह से। ठीक है मैम। मैम आपको जैसे कि पता है चॉकलेट बच्चों को और बड़ों को सबको ही पसंद है, तो क्या चॉकलेट सच में ही टीथ को अफेक्ट करती है? चॉकलेट जरूर टीथ को तो अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली बात है। सबसे ज़्यादा कैविटीज चॉकलेट्स की वजह से ही लगती हैं। पर क्या है कि किसी भी चीज़ को अवॉइड तो नहीं कर सकते। शुगर की जो चीज़ें होती हैं उनसे कैविटी लगने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। चॉकलेट क्या होती है, स्टिकी फॉर्म में होती है, तो जो हमारे पीछे के दांत हैं उनमें जाके चॉकलेट चिपक जाती है और चिपके रहने की वजह से वो वहाँ पे सड़न मचाती है और उसकी वजह से दांत में कैविटी लग जाती है। तो मेन इसका यही है, अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो ये पर्टिकुलर करो ये चीज़ कि आपको उसके बाद अपना या तो ब्रश करनी है, या अगर आप ब्रश नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर हैं, तो आपको अच्छे से कुल्ला करना है, जिससे कि वो जो स्टिक हो रखी है चॉकलेट आपके दांतों के ऊपर वो उतर जाए। तो उससे कीड़ा लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जितना हो सके शुगर अवॉइड करें, वही ज़्यादा बेटर है। ठीक है मैम। मैम कौन कौन से डेंटल मिथ्स है जो आप चाहती है कि लोगों को पता लगे? ठीक है, सबसे बड़ा डेंटल मिथ तो यही है कि अगर किसी के हम दांत निकाल देते हैं तो लोग कहते हैं कि आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग ये चीज़, मेरे को बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैडम हमारा दांत निकाल दोगे तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आंखों का तो दांतों से कोई कनेक्शन भी नहीं है कि हम ये बोल दें कि आंखों की कोई ऐसी नर्व है जो दांतों में जाती है या ऐसा कुछ भी है। आंखों का दांतों से कोई कनेक्ट नहीं है। अगर आप अपना दांत निकलवा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आपकी आंखों को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर हम ये जो मंजन वगैरह आते हैं तो इनसे दांत ज़्यादा चमक जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें कई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो इरोजन कर देते हैं, जो दांत के इनेमल को घिसा देते हैं। उससे कोई आपके दांत बहुत चमकेंगे नहीं, कोई सफ़ेद नहीं होंगे आपके दांत, बल्कि आपके दांत सेंसिटिव और हो जाएंगे। तो ये मोस्टली जो 2 मिथ्स हैं जो मुझे बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं। ठीक है, तो मैम वीडियो को एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ऐसे क्वेश्चन नहीं, ये मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्स दें मेरे व्यूअर्स को कि वो अपनी डेंटल हेल्थ को ठीक रख सके। डेंटल हेल्थ को ठीक करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग करो। बहुत हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है, मीडियम सॉफ्ट ब्रश करो। 1 से 1.5 मिनट तक हर बंदा ब्रश करे। उसके बाद आप हो सके तो उसके मतलब आधे घंटे के इंटरवल में, अगर आपको बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है तो आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। माउथ वॉश को कभी भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करना, हमेशा उसको डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है, नहीं तो वो भी दांतों को पीलापन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रात को सोने से पहले ब्रश करो। हाँ, अगर कई लोग करना चाहते हैं तो एक जो होम रेमेडी है जो डेंटल गम्स को, डेंटल टीथ को वो भी अच्छा रखती है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो सुबह उठ के। तो उससे मैंने जितना भी देखा है कि दांतों में अच्छा उसका रिस्पॉन्स है और उससे बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या ऑफर है मैम एट डॉक्टर नेहास डेंटल क्लिनिक? अगर आपका कोई सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख के हमारे क्लिनिक पे आ रहा है तो हम उसको फ्लैट 10% डिस्काउंट देंगे। कोई भी ट्रीटमेंट अगर वो करा रहा है अदर देन कंसल्टेशन, अगर उसका ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है उस पर हम 10% ऑफ कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम अपना प्रीशियस टाइम लेट्स विजिट एंड टॉक को देने के लिए। ठीक है, तो गाइस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको अगली किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड मैम आप भी प्लीज़ बोल दीजिए कि जो न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो प्लीज़। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय, टेक केयर।